हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले बताइए कि वॉइस क्लियर है, पिक्चर क्लियर आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले कमेंट कीजिए आप। मैं अभी गांव में हूं तो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, लेकिन एनीवे क्लास हमारा रेगुलर रहेगा। हम पढ़ाई पे फोकस रहेंगे। मैं अभी गांव में हूं। पहले बताइए, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। ओके, वॉइस क्लियर है। ओके, ठीक ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था नागरिकता। हमने सिटीजनशिप के बारे में बात की थी, जो कि संविधान के भाग 2 में था, 5 से 11 आर्टिकल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या संविधान में इसका व्यवस्था है। तो जी हाँ, भारतीय संविधान जो है भाग नंबर 3 यानी कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? ये मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश की नागरिकों को जो दी गई अधिकार है, यानी कि हम खुले तौर पे ये कह सकते हैं कि यह अधिकार हमारे देश के लोगों को आज़ादी दे रही है। फंडामेंटल राइट्स यानी कि ये आज़ादी है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को दिया है। तो चलिए हम एक एक आर्टिकल आराम से पढ़ेंगे और आपके साथ इसमें क्वेश्चन का भी व्यवस्था है। क्वेश्चन भी हम साथ करते जाएंगे, ठीक है। गांव में हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कमेंट मत कीजिए, बढ़ते हैं आगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि भाग 3 में इसका मैग्ना कार्टा नाम दिया जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है कि 1215 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉन के द्वारा जो मैग्ना कार्टा के तहत अधिकार दिया गया, यानी कि जो इंग्लैंड के जो निवासी थे, वहाँ के जो सिटीजन थे, उनको जो अधिकार दिया गया था वहाँ के राजा के द्वारा 1235 ईस्वी में, तो उसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और ये अधिकार का चैप्टर है, इसलिए हम लोग भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा कहते हैं। लैटिन भाषा का शब्द हुआ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक आर्टिकल करके शुरू से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 12 आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर जो हमारा 12 है, 12 आर्टिकल में कहा गया है राज्य की परिभाषा, यानी कि उसमें राज्य की परिभाषा में क्या क्या चीज़ को शामिल किया गया है। संसद, सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण, यानी कि जो स्थानीय यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट है वो राज्य की परिभाषा के अंदर इसको शामिल किया गया है। 12 आर्टिकल तय करता है कि मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही लागू नहीं होंगे, साथ ही यह अनुच्छेद 12 राज्यों के दायरे तय करता है और अर्थात राज्य माना जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल जो 12 है वो यह तय करता है कि मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही अधिकार नहीं है, बल्कि ये राज्य का दायरा तय करता है। राज्य को, स्टेट को ये अधिकार बताता है कि तुम्हारा दायरा ये है कि तुम मूल अधिकार को हनन नहीं कर सकते, यानी कि कोई ऐसा नीति तुम नहीं बना सकते हो जो मूल अधिकार का हनन करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, अजय हालिया बनाम खालिद मुजीब का मामला था, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि प्रत्येक समूह जिसे सरकार की ओर से वेतन मिलता हो, जिसे किसी निर्णय जारी करने, निर्णयों का बाध्यकारी तरीका से पालन करने का शक्ति प्राप्त हो, वो भी व्यक्ति राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जाहिर कर दिया कि कोई भी वेतन, कोई भी सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकरी करने वाले पेशा वाले लोग भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अभी क्या व्यवस्था है? वर्तमान व्यवस्था यह है कि न्यायपालिका जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता,
किंतु इसके बावजूद इस पर नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण तथा संविधान के दायरे के भीतर की शक्तियों का प्रयोग करने की बाध्यता है। यानी कि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इसके अंतर्गत, हम इसके परिभाषा आर्टिकल 12 के अंतर्गत परिभाषा के में हम नहीं आते हैं, लेकिन अगर जहाँ पे भी नागरिकों के मूल अधिकार का हनन की बात हो तो हम वहाँ पे खड़े हैं। यानी कि हम नागरिकों के मूल अधिकार का हनन नहीं होने देंगे, आर्टिकल 12 कह रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहा जा रहा है उसको अब ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम साथ साथ सवाल भी लाए हुए हैं, सवाल पे भी हम आपसे बात करेंगे और सवाल पे बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 शब्द पे गौर कीजिएगा। शब्द राज्य का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? यानी कि अभी जो हमने बताया था कि राज्य की क्या डिफिनेशन होती है, उसमें से कौन कौन सा आ सकता है, जल्द से जल्द फटाफट आप इस पे कमेंट कीजिए। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। बेटा एक ही होगा ना, आप लोग सब बोल रहे हैं, एक ही ना कोई आंसर होगा, एक ही ना होगा, आप लोग सब बोल रहे हैं। चलिए हम देखते हैं क्या क्या इसका आंसर होगा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत पूछा गया कि कौन कौन आता है। इसका आंसर केवल भारत सरकार से है। क्या हमने ऊपर यही पढ़ा कि केवल भारत सरकार ही राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो नहीं, पहला तो गलती हो रहा है यहाँ पे। दूसरा क्या कह रहा है? इसका आंसर केवल भारत सरकार और राज्य की संसद से है। क्या हमने सिर्फ संसद पढ़ा था और भारत सरकार? नहीं, हमने राज्य सरकार भी इसमें पढ़ा था, यानी कि राज्य सरकार भी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। तीसरा क्या है? इसका आशय केवल भारत सरकार, भारत की संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान मंडलों से है। आपको क्या लगता है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा या नहीं? आप हमें ज़रूर बताइए। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इसका आशय भारत सरकार, भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधान मंडलों तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय निकाय और प्राधिकरण सम्मिलित है। यही इसका आंसर है। हमने ऊपर में यही चीज़ को पढ़ा था कि राज्य की जो परिभाषा है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पे आपको हम फिर से दिखा देते हैं। जो लोग लेट से आए हैं वो ध्यान दे। मैं गांव में हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, आप ध्यान दीजिए। कहाँ है? संसद भी है इसमें संसद भी रखा गया है और भारत सरकार भी है, राज्य की विधानमंडल, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय। कई लोग तो इसी में छट गए कि स्थानीय निकाय होगा या नहीं। स्थानीय निकाय होगा, तो ऑप्शन नंबर हमने क्या मारा आप देख लिए। चलिए वहाँ पे फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। वेट, हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ। एक और सवाल इसमें दिया गया है, हालांकि इसी का ये कॉपी है, इसी सवाल का ये कॉपी है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, हम आपने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या कहा गया है। चलिए ये वही सब चीज़ें जो हमने आपको समझाया था। इसमें अनुच्छेद अब 13 पे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? संविधान लागू होने से पहले मूल अधिकारों के विरुद्ध कानूनी विरोध की सीमा तक मान्य होंगे। यानी कि कोई राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो। यानी कि साफ तौर पे यहाँ पे कह दिया गया है कि नागरिकों के मूल अधिकार का हनन जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी है कि नागरिकों के मूल अधिकार का हनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कानून का मतलब क्या है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है कि कानून से क्या तात्पर्य होगा। चलिए
आगे की बात हम देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट हो रहा है। 1 मिनट, हमको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नज़र आ रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, भागना नहीं है, रुक जाइए 1 मिनट। गांव में ना बहुत दिक्कत हो जाता है किसी भी चीज़ का। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, ज़रा सा समय दीजिए। तो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कह दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सब शॉर्ट है, जो बताया वही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी बातें यहाँ पे बताई गई है जो हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अनुच्छेद 13 के कुछ सिद्धांत है। अनुच्छेद 13 से संबंधित क्या सिद्धांत है? अनुच्छेद 13 का प्रभावी भूतलक्षी नहीं अर्थात संविधान लागू होने से पहले कानून बने। चलिए हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पे संविधान का अनुच्छेद 14 जो है, 14 क्या कह रहा है? 14 समानता का अधिकार है, यानी कि हर लोग, जो हर नागरिक जो भारत के निवासी है वो समान अधिकार प्राप्त करेंगे, चाहे वो उच्च वर्ग से हो, चाहे वो निम्न वर्ग से हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या महिला हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाएगा। समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समता की बात करता है अनुच्छेद 14। राज्य क्या कह रहा है इसमें? देखिए, राज्य सरकार के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, यानी कि साफ तौर पे यहाँ लिख दिया गया है, विधि कानून के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे अनुच्छेद 14 कह रहा है, खुले तौर पे कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति को उसे वंचित नहीं किया जाएगा। द स्टेट शैल बी नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 14 साफ तौर पे इस ओर इशारा कर रहा है। वहीं पे विधि के समक्ष जो समता है उसमें क्या क्या चीज़ आ रहा है? ब्रिटिश अवधारणा की बात की जा रही है, नकारात्मक संदर्भ की बात की जा रही है, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार का अभाव, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और विधि की सर्वोच्चता की बात की जा रही है। इसमें विधियों के समान संरक्षण में क्या है? अमेरिका की अवधारणा से लिया गया है। सकारात्मक संदर्भ है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की इसमें बात की जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वही इंग्लिश में लिखा गया है, यानी कि आप इतना याद रखिए कि सब समान है। देख लीजिए यहाँ पे एक पिक्चर देख के हम आपको समझा दे रहे हैं। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होगा? यानी कि सब समान। सबको देखिए, यहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, यहाँ पे सबको एक एक बेंच दे दिया है कि सब खड़ा होके देख रहा है मैच, लेकिन ये बेचारे का क्या होगा? ये कैसे देख पाएगा? लेकिन वहाँ पे जहाँ पे इक्वालिटी की बात होगी, वहाँ पे ये बंदा खड़ा होके अपना मैच देख रहा है, लेकिन ये बंदे को 2 यहाँ पे पैर रखने के लिए दे दिया गया है, क्योंकि ये बच्चा मैच प्रॉपर देख सके। यहाँ देखिए सिमिलैरिटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है, ये पिक्चर आपको बता दे रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ जो आपको हमने बताया था लिखा गया है। चलिए आर्टिकल, एक सवाल है, एक सवाल को आप इसमें एक बार पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, आप इसको चलिए आप बनाइए, हम आपको समय देते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या क्या आंसर होगा। गुड, सब लोग एक ही आंसर दे रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। अच्छा लगा कि आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित
विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उपबंध करता है। किसका बात किया जा रहा है, जल्द से जल्द आप कमेंट कीजिएगा। किसका बात किया जा रहा है, एक मौका और आपको दिया जा रहा है, किसका आप बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ वो आर्टिकल जिसे हम अनुच्छेद 14 के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 हमको क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म के स्थान पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि वो व्यक्ति जो कहीं अलग जन्मा हो या उसका कोई मूल अलग हो, मूल वंश अलग हो, किसी वंश से उसका संबंध हो या किसी जाति से उसका संबंध हो या कोई जन्म स्थान उसका कहीं पैदा हुआ हो, उसके आधार पे उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये डायरेक्ट हमारा संविधान इस पे बल दे रहा है। संविधान हमारा इस पे बोल रहा है कि कोई भेदभाव उसके साथ में नहीं किया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। वही बात है जो हमने आपको बताया था, वही चीज़। गांव में बहुत दिक्कत है। देखो अब गाना बजने लगा, पढ़ाई कैसे होगा बताओ। इसीलिए हम गांव चले आए थे, अभी छुट्टी था, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। वही SC ST कोई दर्जा प्राप्त है या कोई पिछड़े वर्ग से उसके साथ कोई भेदभाव, SC ST, राज पिछड़े वर्ग, निजी सरकारी संस्थान और अल्पसंख्यक संस्थानों को जो आरक्षण देने की बात कही गई है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण की बात कही गई है संविधान के द्वारा। चलिए हम जल्द से जल्द 16 देख लेते हैं। 16 का क्या है, 16 नियोजन, यानी कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो सरकारी नौकरी का पात्र हो। सरकारी नौकरी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारा अनुच्छेद 16 कह रहा है। चलिए अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। 17 में क्या कहा, वही बात है जो हमने आपको पूरा बताया था। किसी व्यक्ति, धर्म, मूल, जाति, लिंग भेदभाव के स्थान पे कोई नौकरी में किसी से, यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा गया है, नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। नौकरी से, यहाँ पे पैनल नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, नो प्रॉब्लम, बिकॉज सिलेक्शन लेना है। ओके, चलिए वही बात है। चलिए आगे बढ़ते हम। हाँ, यहाँ पे देखिए इसी के लेके आरक्षण की जब बात हुई था, 10% आरक्षण 103वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे EWS को दिया गया। हालांकि हम जब आरक्षण पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आया तो हम आपको बता दिए। चलिए जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं। अंतर दिया गया है जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्रीमी लेयर की बात किया गया है। एक बार क्रीमी लेयर देख लेते हैं कि आखिरकार क्रीमी लेयर होता क्या है। इसे हिंदी में मलाईदार परत के नाम से जाना जाता है। देखिए क्रीमी लेयर का जो व्यवस्था है वो OBC में दिया गया है, यानी कि जिसका आय एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा होगा तो उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी कि आरक्षण देने का मतलब यह है कि जो समाज में जो पिछड़ेपन का शिकार रह गए, जो लोग समाज में पिछड़ापन का शिकार रह गए, पिछड़े पड़ गए, उनको मुख्य धारा से जोड़ना ही आरक्षण कहलाता है। वही बात कहा गया है कि आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिलेगा। OBC के लिए क्रीमी लेयर का ये प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 17 यहाँ पे है, जातिगत किसी सामाजिक सुधार के भेदभाव समाप्त किया गया है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति, जिसे हम अनटचेबिलिटी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे अनटचेबिलिटी को हटाने की बात कही गई है हमारे संविधान निर्माता के द्वारा कि हम अनटचेबिलिटी को नहीं मानते हैं। कि कोई भी व्यक्ति अगर भेदभाव करता है उसके लेके या कोई सरकार करती है तो ये संविधान का उल्लंघन और मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 17 में। हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 में वही नागरिकता के बारे में बताया गया है कि हाँ कौन व्यक्ति अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अनटचेबिलिटी क्या रूल है। 18 में क्या कहा गया है, जैसे थोड़ा ख़त्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाना शादी वगैरह का बगल में माहौल होने के कारण थोड़ा आप समझ सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, गाँव है। चलिए अनुच्छेद 18 क्या कह रहा है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत सरकार के बगैर भारत सरकार के अनुमति से, राष्ट्रपति के सहमति के बिना किसी भी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। यानी कि उसे कोई राजा महाराजा अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। ये 18 आर्टिकल यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट।
चलिए ठीक है, उपाधियों का अंत आर्टिकल 19 में क्या क्या बताया गया है। आर्टिकल 19 थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें ना जब बनाए थे तो बहुत ज़्यादा दिया गया। हाँ, यहाँ से देखिए। हाँ, चलिए, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार था। हमने क्या देखा, आर्टिकल जो था 14 से 18 से तक क्या था, यहाँ पे समता का बात किया हुआ था, समता का अधिकार का बात किया हुआ था। वहीं पे आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कहा जाता है। हमने आपको इतना बताया। यहाँ पे बहुत ये हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है, शायद आपको नहीं उतना ये, लेकिन हमको तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ से नेक्स्ट डे यानी कि कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज समय थोड़ा जल्दी छुट्टी हो रहा है इसलिए क्योंकि हम गांव में हैं, गांव में होने के कारण थोड़ा सुविधा कम है, तो जिसके कारण दिक्कत हो रही है। लेकिन बेफिक्र रहिए, आपकी क्लास कंटिन्यू हम करते रहेंगे। फिर हम जब शहर चल जाएंगे तो वहाँ से फिर लाइव आपका दिल्ली से हम फिर लेते रहेंगे। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बाय।